गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज़ स्ट्रोक। स्ट्रोक को अपन सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी सीवीए और ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इट इज़ ए सडन इम्पेयरमेंट ऑफ सेरिब्रल सर्कुलेशन इन वन और मोर ब्लड वेसल्स विच रिजल्टिंग सडनली लॉस ऑफ द ब्रेन फंक्शन। मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रेन के फंक्शन लॉस हो जाते हैं ड्यू टू द इम्पेयरमेंट इन cerebral circulation in one or more blood vessels in the any part of brain। यदि स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होती है तो उसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होगी ब्रेन की टिश्यू के पास, जिसके कारण वहाँ पे ब्रेन की टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस और डैमेज की कंडीशन डेवलप होगी। और वो कंडीशन डेवलप होगी तो उसके कारण जो भी सर्टेन बॉडी फंक्शन है जो कि कंट्रोल होते हैं अफेक्टेड पार्ट के थ्रू, वो भी लॉस और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जब राइट साइड के अंदर डैमेज होता है ब्रेन के, तब लेफ़्ट साइड बॉडी के फंक्शन लॉस होते हैं, और जब लेफ़्ट साइड के ब्रेन के अंदर डैमेज होता है तो राइट साइड के बॉडी के फंक्शन है वो स्टॉप और लॉस होना स्टार्ट होते हैं। देन आती है इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी को मोस्टली इसके अंदर 3 के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स है। तो फर्स्ट आता है थ्रोम्बोसिस ऑफ द सेरिब्रल आर्टरीज सप्लाई टू द ब्रेन। मतलब जो ब्रेन को सेरिब्रल आर्टरीज की सप्लाई कर रही है वहाँ पर थ्रोम्बस या किसी प्लेक्यू का फॉर्मेशन हो जाए उसके कारण, जो कि हाई लिपिड डाइट या कोई डैमेज के कारण डेवलप हो सकता है। देन एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मीन्स embolism is formed through the thrombus outside the brain such as heart, aorta and common aortic arteries। मीन्स एम्बोलस है वो थ्रोम्बस के थ्रू ही ब्रेक होके निकलता है और ट्रेवल होके ब्रेन की जो मेन वेसल्स है वहाँ पे आके ब्लॉकेज डेवलप करता है और वो ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। देन हेमरेज। तो कोई भी इंट्राक्रेनियल आर्टरीज के अंदर और वेन के अंदर हेमरेज की कंडीशन या ब्लीडिंग की कंडीशन डेवलप होती है, और ये कंडीशन है वो हाइपरटेंशन है या रप्चर थ्रू द एन्यूरिज्म और ट्रॉमा के कारण डेवलप होती है, और वो कंडीशन भी ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करती है जिसके कारण स्ट्रोक की कंडीशंस अपीयर होती है। देन आते हैं इसके रिस्क फैक्टर। तो इसके कई टाइप्स के रिस्क फैक्टर है जो ये तीनों कंडीशंस को डेवलप करते हैं, तीनों कोजेज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट है हाइपरटेंशन। तो इंक्रीज बीपी के कारण भी ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। देन फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की, उसके कारण कार्डियक डिजीज़ जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, एमआई है। तो जैसे कि अपने पहले भी पढ़ा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एमआई के अंदर बॉडी के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती ड्यू टू द रिड्यूस या डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो वो स्ट्रोक की कंडीशंस को डेवलप कर सकती है। हाइपरलिपिडीमिया जो कि अर्थरोस्क्लेरोसिस या फिर एम्बोलस और थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डायबिटीज़ जो भी एक टाइप का रिस्क फैक्टर है, या तो हाइपरटेंशन के लिए या थ्रोम्बस या एम्बोलस के फॉर्मेशन के लिए। सिगरेट स्मोकिंग है जो भी एनेरिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देन ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, ये सारे फैक्टर्स है वो थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिटिक स्ट्रोक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि ये कंडीशंस को लीड्स करते हैं। देन इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि अर्थरोस्क्लेरोसिस है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, देन किडनी डिजीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, या फिर यूमेटॉइड अर्थराइटिस या कोई भी ऐसी डिजीज़ जो ऑटोइम्यूनिटी से रिलेटेड है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जो स्ट्रोक की कंडीशंस को डेवलप कर सकती है, यानी ये सब रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू एनी ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि एन्यूरिज्म हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है, हेमोरेजिक हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके कारण ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस कोज हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड सप्लाई ब्रेन के पास रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, जिसके कारण ब्रेन की सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी, विच लीड्स टू कोज सेरिब्रल इस्चीमिया, जिसके कारण वहाँ पर सेरिब्रल इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। ब्रेन की सेल्स डेथ होगी, और विच कोज सेरिब्रल इन्फाक्शन। जब सेरिब्रल इन्फाक्शन की कंडीशन डेवलप होगी तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होने के कारण तो वहाँ पे मैक्रोफेजेज है, डेड टिश्यू है, उन सब का कलेक्शन होगा, हेमेटोमा की कंडीशन डेवलप होगी,
और वो वहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, और जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो सेलुलर इंजरी है वो कंटिन्यूस होती रहेगी, और उसके कारण ये कंडीशन और ज़्यादा सीवियर होगी। नेक्स्ट आते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर रखा है। तो फर्स्ट आता है इस्चेमिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिया का मीन्स तो होता है लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई, और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई मोस्टली दो कारण होती है, एक तो थ्रोम्बस के कारण, सेकेंड वन एम्बोलस के कारण। तो इस्चेमिया इज़ ड्यू टू द interruption of the blood supply to a part of the brain leading to the disinfection and necrosis of the brain tissue in that area। यानी ब्लड सप्लाई जब डिस्टर्ब होगी, इंटरप्ट होगी, उसके कारण ब्रेन टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और वो कंडीशन वहाँ पे नेक्रोसिस कंडीशन डेवलप करेगी। और इसको अपन फर्दरली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस विद इन द सेरिब्रल आर्टरीज विच can cause blockage of the arteries and gradually leads to the stroke. Then embolic stroke. Then embolic stroke refers to the blockage of an artery by an embolus। एम्बोलस के थ्रू यहाँ पर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगा, लेकिन ये एम्बोलस है वो एक ट्रेवलिंग पार्टिकल्स है जो कि अदर ब्लड आर्टरी या ब्लड स्ट्रीम से होके ट्रेवल होके फिर ये सेरेब्रल आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज कॉज करता है। यानी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर आउटसाइड द ब्रेन कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है और वहाँ से वो ब्रेक होके एज ए ब्लड क्लॉट वो आके और सेरेब्रल आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज की कंडीशंस डेवलप करता है, जिसके कारण ये कंडीशंस डेवलप होती है। दैन इसका सेकेंड टाइप हेमोरेजिक स्ट्रोक मीन्स ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज इज़ ए ब्लीडिंग डायरेक्टली इनटू द ब्रेन टिश्यू एंड फॉर्मिंग ए ग्रेजुअली एनलार्जिक हेमेटोमा। यानी इंट्राक्रेनियल हेमरेज की कंडीशन जब डेवलप होती है तो उसके कारण ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर होके ब्रेन टिश्यू के अंदर आ जाएंगे, और वहाँ पे वो हेमेटोमा की कंडीशंस डेवलप करेंगे। फिर ये हेमेटोमा की कंडीशन धीरे धीरे एनलार्ज होगी और वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगी, और उस प्रेशर के कारण, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण, और ये कंडीशंस और ज़्यादा सीवियर होती जाएगी। अब ये इंट्राक्रेनियल हेमरेज किस किस कंडीशन के कारण डेवलप होते हैं? तो सबसे मेनली होता है हाइपरटेंशन, देन किसी भी टाइप का ट्रॉमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, या फिर रप्चर्ड आर्टरी थ्रू द एन्यूरिज्म। यानी किसी पर्सन को एन्यूरिज्म है, मीन्स बल्जिंग ऑफ द आर्टरीज, उसके कारण वो वॉल वीक हो जाती है और वो धीरे धीरे रप्चर हो जाती है, जिसके कारण भी हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन आता है इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो अपन इसकी ग्रॉसली बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर अपन इसके अंदर किसी भी टाइप के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे नेकेड आई से। माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं लेकिन नेकेड आई से देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आफ्टर द 24 आवर्स इसके अंदर अपन को जो भी अफेक्टेड टिश्यू है वो सॉफ्ट एंड सोलोन मिलेंगे। देन अपन इसको हिस्टोलॉजिकली या माइक्रोस्कोपली देखें तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे कि पैथोफिलॉजी में अपन ने पढ़ा था, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन और इंजरी कंडीशन डेवलप होती है, तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। देन रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स का मतलब ये एक टाइप की सेल्स है, स्टार शेप सेल्स, जो कि ग्लियल सेल्स होती है और वो की रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन ऑफ द देन प्रोलिफरेटिव कैपिलरीज, जो कि ऑफ्टन प्रेजेंट होती है एट द एड्स ऑफ इन्फेक्शन। यानी एस्ट्रोसाइट्स, रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट सेल्स और प्रोलिफरेटिव कैपिलरीज, इन दोनों की प्रेजेंस अपन को इन्फेक्शन की जगह पे देखने को मिलेगी। देन इवेंचुअली ऑल द डेड टिश्यू इज फेगोसाइट्स टू लीव ए फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विद ए ग्लिएटिक वॉल, विद इन ए ग्लिएटिव वॉल। यानी फेगोसाइटिस की जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो डेड टिश्यू और फेगोसाइटिस की प्रोसेस मिलकर वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि ग्लियल वॉल पे अपन को देखने को मिलेगी। तो ये सारे इसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।